नमस्कार दोस्तों। हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था। ये एसीएम एलडीसी कोटा के लिए एग्जामिनेशन किए गए थे 30% का। तो इसके अंदर जो है ये 4 पार्ट में है, ए बी एंड सी एंड राजभाषा। ठीक है, इसके 110 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने फर्स्ट पार्ट यानी कि टेक्निकल पार्ट को सॉल्व कर लिया था। अब हम इसके फाइनेंशियल रूल और जो एस्टेब्लिशमेंट के हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपकी स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शन है जो आपको पढ़ लेना चाहिए, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 41 सेक्शन बी को देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सेक्शन बी पे। क्वेश्चन नंबर 41 सेक्शन बी, कॉर्पोरेट इंटरप्राइज ग्रुप वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन ईयर। कॉर्पोरेट इंटरप्राइज समूह का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, इन विच ईयर रेलवे सेफ्टी फंड वाज एस्टेब्लिश्ड। किस वर्ष रेल संरक्षा कोष का सृजन किया गया? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 1992 एंड नन ऑफ द दीज। तो यानी कि इनमें से कोई नहीं। वर्ष 2000 में, 2001 में और 1992 में, और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा 2001। ठीक है, ये 1/4/2001 को बनाया गया था। ठीक है, ये जो है रेलवे सेफ्टी फंड हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम 1st April 2001 for the financing work related to manning of unmanned level crossing for construction of road overbridge and road underbridge at BG level crossing. This fund is financed mainly through receipt from the Central Road Fund, which is funded by levying of cess of ₹1 per liter diesel and petrol. तो ये 1/4/2001 से चल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 को देखते हैं। Number of Lok Sabha members in Railway Convention Committee is। रेलवे अभिसमय समिति में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 6 है, 15 है, 12 है, और इनमें से कोई नहीं। 6, 15, 12 एंड नन ऑफ दिस। सही आंसर है हमारा 12। Railway Convention Committee. The Railway Convention Committee is an ad hoc committee constituted from time to time on resolution accepted by Lok Sabha and concurred by Rajya Sabha. It consists of 18 members. 12 members from Lok Sabha are nominated by the Speaker, and the 6 members from Rajya Sabha are nominated by the Chairman of Rajya Sabha. The chairperson of the committee is appointed by the speaker from amongst the member of the committee. Okay, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। An amount of dash is payable a funeral advance to the family of an employee who dies while in a service. Option A ₹10,000, B option B ₹15,000, option C 20,000 and none of these. ओके, तो रेल कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को दी जाने वाली अंतिम संस्कार अग्रिम राशि कितनी है? तो ये है 15,000 रुपया। ये 15,000 रुपये हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 पे आ गए हैं। व्हाट विल बी ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए हाउस बिल्डिंग एडवांस? ऑप्शन ए है 7.5 lakhs, बी 15 lakhs, सी 30 lakhs एंड नन ऑफ दीज।
गृह निर्माण अग्रिम की अधिकतम राशि क्या है? 7.5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 30 लाख रुपए और इनमें से कोई नहीं। तो ये पहले समझ लेना चाहिए कि इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है, क्योंकि जो अमाउंट मिलती है वो 34 महीने की जो बेसिक होती है उसके हिसाब से मिलती है, और अधिकतम जो है 25 लाख रुपए मिलती है। ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ हाउस और फ्लैट और द अमाउंट अकॉर्डिंग टू द रिपेइंग कैपेसिटी विच एवर इज द लिस्ट ऑफ ए कंस्ट्रक्शन एंड परचेज ऑफ ए न्यू हाउस और फ्लैट। ठीक है, तो ये 25 लाख हो सकता है। दूसरा टर्म एंड कंडीशन है कि एन एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस, द अमाउंट ऑफ एसबीए विल बी लिमिटेड टू 34 मंथ बेसिक पे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 लाख ओनली, or the cost of the expansion or the amount according to the repaying capacity whichever is least। तो जो 10 लाख और 25 लाख की जो लिमिट है एक्सपेंशन और खरीदारी के दौरान, तो इन्होंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन उस हिसाब से अगर यहाँ पे होता तो 25 लाख रुपए हम दे सकते थे। इस हिसाब से हमारा आंसर जो होगा वो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 पे आ गए हैं। विच इज नॉट ए माइनर पेनल्टी। ऑप्शन ए, रिडक्शन ऑफ 2 लेवल इन पे बैंड फॉर 24 मंथ टेम्पररीली। बी, रिडक्शन ऑफ लेवल 1 इन पे बैंड ऑफ 36 month temporarily, and C, with holding the increment payment for 4 years, और डी है नन ऑफ दिस। जो हमारा आंसर है वो है ए, रिडक्शन ऑफ लेवल 2 लेवल इन पे बैंड ऑफ बैंड फॉर 24 months टेम्पररीली इज द राइट आंसर। चौबीस माह के लिए अस्थायी पेमेंट में 2 स्तर के नीचे अवनति को लघुदंड नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है। ए सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर इज एंटाइटल्ड फॉर सिल्वर पास, ब्रॉन्ज पास विद फर्स्ट एसी अथॉरिटी, एंड सी ब्रॉन्ज पास, फर्स्ट क्लास ए पास, एंड नन ऑफ दीज। ये सिलेक्शन ग्रेड अधिकारी की पात्रता क्या है? रजत पास के लिए, कांस पास के लिए, कांस पास एक पद फर्स्ट एसी अधिकार पास के साथ, और कांस पास प्रथम श्रेणी ए पास, और इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा आंसर होगा वो सिल्वर तो हो नहीं सकता है, तो पहले ही ये कट गया, और नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। ये ब्रॉन्ज पास में आपको एलिमिनेट करना चाहिए, तो जो हम एलिमिनेट करने के बाद जो ऑप्शन देख पा रहे हैं वो हमारा बी आएगा, ब्रॉन्ज पास विद फर्स्ट एसी अथॉरिटी इज द राइट आंसर। कांस पास और फर्स्ट एसी अधिकार पत्र के साथ जो सिलेक्शन ग्रेड को मिलेगा ये उनके एंटाइटलमेंट होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्थ अलाउड टू पीएचओडी इन सेकेंड एसी ऑफ राजधानी एक्सप्रेस ऑन ड्यूटी। ऑप्शन ए 2, बी 3 एंड सी 4 एंड नॉन ऑफ दिस। तो जो इनके एंटाइटलमेंट है वो है 2 की, तो 2 है, इस हिसाब से हमारा आंसर ए होना चाहिए। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 को देखते हैं। ए रिटायर्ड एसीएम इज एंटाइटल्ड फॉर डैश बर्थ इन सेकेंड एसी ऑफ दुरंतो एक्सप्रेस। तो उनको जो है वो एक ही पास मिलेगी, इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। In case of a continuous worker, log on means period of duty over। तो इसका एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। चलो यहाँ पे टाइप करते हैं, नीचे पे लेते हैं आई, इसको कैपिटल कर देते हैं आई सी एंड ई, इंटेंसिव, कंटिन्यूअस एंड एसेंशियली इंटरमीडिएट। ओके, अब इन्हीं के साथ आपको जो है ये करना है,
कोलेब्रेशन करना है और ये आएगा 8, 10 एंड 12। तो ये सही हो गया। अब जो है कंटिन्यूअस पूछ रहे हैं, कंटिन्यूअस के लिए हमारे पास 10 है, तो हमारा जो ऑप्शन ये होगा यही सही आंसर होगा। ठीक है, इंटेंसिव के लिए पूछे तो 8 होगा। ICE इजकल टू 8, 10, 12, ये आपको माइंड में रखने से आपको बेनिफिट होगा। लॉग ऑन के लिए ये ट्रिक्स काम करेगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 51 पे चलते हैं। इन VED सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल मीनिंग ऑफ D इज, तो जो VED है उसमें D होता है डिजरेबल, तो जो सही आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 को देखते हैं। निवारण पोर्टल इज डेवलप फॉर द ग्रीवेंस डिटेशन ऑफ, ऑप्शन ए ओनली सर्विंग एम्प्लॉय, ओनली रिटायर्ड एम्प्लॉय, बोथ सर्विंग एंड रिटायर्ड एम्प्लॉय एंड नन ऑफ दीज। निवारण पोर्टल को डैश के समस्याओं के समाधान हेतु विकसित किया गया है। केवल सेवारत कर्मचारियों के लिए, केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, दोनों सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो 52 का जो सही आंसर होगा बोथ सर्विंग रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, सही आंसर यही है। तो चलिए पोर्टल के बारे में ये कर लेते हैं। द पोर्टल इज डेवलप्ड बाय द क्रिस। द इम्पोर्टेंट फैक्ट कि निवारण को जिसने बनाया है वो क्रिस ने बनाया है। ये 30 जून 2016 को लॉन्च किया गया था। इसको सुरेश प्रभाकर प्रभु जो रेल मिनिस्टर, तत्कालीन रेल मिनिस्टर थे, उन्होंने लॉन्च किया था। ये ऑनलाइन रिलेशनल सिस्टम है। ठीक है, और ये ग्रीवेंस सर्विंग और फॉर्मर यानी दोनों रेलवे एम्प्लॉय के लिए किया गया है। और जो चार्टर है रेलवे का उसके हिसाब से 30 डेज वर्किंग में रिसिप्ट होने के बाद एप्लीकेशन को रिटेसल डिस्पोजल करना जरूरी है। तो ये दो तीन बातें इंपॉर्टेंट थी, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये दोनों सर्विंग और रिटायर्ड दोनों एम्प्लॉय के लिए है। 30 दिन के अंदर इसका डिस्पोजल करना चाहिए। इसके उच्च अधिकारी होते हैं वो भी ऑनलाइन सिस्टम को इसको देख सकते हैं। तो ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 53, which inventory control system is based on पेरेटो प्रिंसिपल। ठीक है, पेरेटो प्रिंसिपल पे जो बेस है वो है ABC। ये पहला ही ऑप्शन जो है हमारा यही सही है। VED, FSN और नन ऑफ दिस। तो ABC, VED, FSN जो है फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग ऐसा कुछ है। तो इनमें जो ABC जो इन्वेंटरी कंट्रोल एनालाइजिंग सिस्टम है वो पेरेटो प्रिंसिपल पर आधारित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, which item is not a part of suspense traffic tariff account। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टैरिफ सस्पेंस जो है उसमें कौन कौन सी चीज शामिल होते हैं। तो जैसे स्टेशन आउटस्टैंडिंग जो होता है वो शामिल होता है। अकाउंट ऑफिस की जो बैलेंस शीट होती है वो शामिल होते हैं। कैश इन ट्रांजिट वो भी शामिल होता है। डिमांड रिकवरेबल ये भी शामिल होता है। तो हमारे पास जो है कैश ट्रांजिट जो है वो भी शामिल है। अकाउंट ऑफिस की जो बैलेंस शीट है वो भी शामिल है, और स्टेशन आउटस्टैंडिंग ये तीनों ही शामिल है। यानी कि इनमें से शामिल नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर डी होगा। यहाँ पे तीन तो शामिल ही हैं, इसके अलावा जो डिमांड रिकवरेबल होता है ये भी शामिल होता है। तो ये चार चीजें नॉर्मली ट्रैफिक सस्पेंस में शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, इसके अलावा जो है ये होता है डिमांड रिकवरेबल,
ये भी शामिल होता है, यानी कि 4 शामिल हो जाते हैं। तो फिर आपको ये क्या अगली बार जब आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सस्पेंस टैरिफ अकाउंट को, तो ये 4 चीजें शामिल होती है। इनमें से अगर कोई नहीं है तो फिर ये इसका आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स इन एस्टिमेट कमिटी इज। तो एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और इसको इस तरह कहा जाता है कि द एस्टिमेट कमेटी इज ए कमेटी ऑफ लोकसभा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। हमने ऑप्शन नहीं देखा, ऑप्शन ए है 20, बी है 30 एंड सी इज 22 एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो आंसर के आगे हम ये कहते हैं द मेट कमिटी इज ए कमिटी ऑफ लोकसभा। एक इम्पोर्टेंट है, ये कभी सवाल आ सकता है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इजी रहेगा आपके लिए, कभी आप सवाल आता है तो फिर आप उसको याद रख सकते हैं कि भाई कमिटी ऑफ एस्टिमेट कमेटी इज कमेटी ऑफ लोकसभा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 हो देता है। रेट ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन बाय ए जूनियर स्केल ऑफ ग्रुप बी ऑफिसर इन ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए 30, बी 60 एंड डी सी इज 90 एंड डी इज 120। तो ग्रुप जो ये है वो कुछ इस तरह की है कि ए बी सी डी, यानी कि आप नीचे से स्टार्ट करते हैं तो 120 रुपये जो है ग्रुप ए के लिए है, बी है 60 रुपीज है, और सी के लिए 30 रुपीज है एंड डी के लिए 15 रुपीज है, ठीक है। ये जो जीआईसी है 1980 में बना था, यानी कि ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, और 1/1/1982 से विद द इफेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंट हुआ था, एग्जिस्टेंस हो गया था। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा ये सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 90 से कोई लेना देना नहीं है। आप नीचे से स्टार्ट करो, नीचे से ग्रुप डी के लिए 15 रुपये, सी के लिए 30 रुपये, बी के लिए 60 रुपये और ए के लिए 120 रुपये, सब डबल होते चले गए हैं, ठीक है। तो ये सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, मैटर कैन नॉट बी इंक्लूड फॉर डिस्कशन इन पीएनएम आइटम इज। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या क्या मैटर को डिस्कस किया जा सकता है और क्या मैटर को डिस्कस नहीं किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंडिविजुअल केस ऑफ प्रमोशन और ट्रांसफर के होते हैं उनको डिस्कस नहीं किया जाता है। डिसिप्लिनरी मैटर के जो केसेस होते हैं ना उनको डिस्कस नहीं किया जाता है। अब हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है discrepancies in pay scale, and B is promotion of a employee, and C is merger of cadre and none of these। तो जो सही है, पीएनएम के मामले में चर्चा हेतु सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। पे स्केल में विसंगति के लिए ऑप्शन ए, एक कर्मचारी की पदोन्नति नंबर बी पे है और सी पे है कैडर मर्जर और डी पे है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई इंडिविजुअल केसेस और प्रमोशन जो है या ट्रांसफर है उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता है, और डिसिप्लिनरी मैटर को यानी कि डीआर के केसेस को नहीं डिस्कस किया जाता है। तो प्रमोशन यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया ऑफ ए एम्प्लॉय, यानी कि इंडिविजुअल केस हो गया, तो इनको हम पीएनएम में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पीएनएम मीटिंग एट डिविजनल लेवल इन ए ईयर। तो पीएनएम जो होता है ये हर 2 महीने में होता है, वंस इन ए 2 मंथ। तो इस हिसाब से अगर साल का देखें तो टोटल 6 हो जाते हैं, और जो ऑप्शन दिया है वो है ए में 4, बी में 5 एंड 6, सी में 6 एंड नॉन ऑफ दीज। तो जैसे कि हमको डिविजनल लेवल पता है कि एवरी वंस इन ए 2 मंथ है,
हर 2 महीने में एक बार। तो उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सी है इज द राइट आंसर, यही हमारा उत्तर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 59 पे आएंगे हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट फॉर द वर्क कॉस्ट अप टू ₹10 lakhs। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए 2000, बी 3000, सी 4000 एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो जो 10 लाख तक के कार्य के लिए निविदा प्रपत्र का मूल्य क्या होगा? तो टेंडर डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनके लिए पैसे लिए जाते हैं। अभी तो ऑनलाइन हो गया है, तो फिर उनको भी उसके माध्यम से किया जाता होगा। तो चलिए इस ऑप्शन के ये करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी वर्क का कॉस्टिंग जो है अगर 5 लाख रुपए तक है, अगर किसी वर्क का कॉस्टिंग 5 लाख तक है, तो उसके टेंडर डॉक्यूमेंट की जो पैसे लगेंगे वो 1000 लगेंगे। ठीक है, अगर किसी टेंडर वर्क की कॉस्टिंग अगर 5 लाख से 20 लाख रुपए तक है, तो हमारा 5 लाख से 20 लाख तो 2000 रुपए लगेंगे, यानी कि 10 लाख रुपए बोला गया है। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा ये सही आंसर होगा। सॉरी, ये सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 लाख से और 50 लाख के बीच में जाएगा, तो ये हमारा जो ये है ये टोटल 3000 रुपये हो जाएंगे 20 लाख से 50 लाख के बीच में। ठीक है, और 50 लाख से 2 करोड़ तक के लिए ना 5000 रुपये ले जाते हैं, 4000 का कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि अगर आपको थोड़ा भी आपने कहीं पढ़ा है तो आपके पास 2 ऑप्शन थे, 2000 और 3000 रुपये। तो कुछ क्वेश्चनों को उनके आंसर के साथ यानी कि ऑप्शन के साथ एलिमिनेट करना जरूरी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप जाने ऐसा संभव नहीं है किसी एग्जाम के लिए, और उस पर फोकस करना चाहिए। हम देखेंगे कि इस तरह की कोई वीडियो बन सकते हैं, तो उस पर हम बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। इन विच ईयर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो ये देखो एक्चुअली क्या है कि ये पास क्यों किया गया था? पास इसलिए किया गया था क्योंकि हमने यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में जो है हमने वहां पे साइन किया था, और हमने अपने ऑब्लिगेटरी दिखाई थी कि हम अपने यहाँ जो लोग हैं उनको पर्सन विद डिसेबिलिटीज के जो बेनिफिट्स हैं उनको देने का प्रयास करेंगे। तो उस साइनिंग जो हमने किया था, साइनेटरी जो ऑब्लिगेशन थे हमारे ऊपर, तो उनको फुलफिल करने के लिए हमने ये राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 पास किया था। तो अगर आपको ये एक्ट के बारे में या एक्ट का ये जो पूरा एक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा भी पता है तो आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन है 2014, बी है 2015, 2016 एंड 2017। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है 2016 यानी कि सी, यही राइट आंसर है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर दिया जाए 2016 वाज पास्ड, अगर ये सेंटेंस ही आपने रखा कि राइट ऑफ ए पर्सन विथ अ डिसेबिलिटी वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट, तो ये कंप्लीट हो जाता। ठीक, तो हम फिलहाल तो ये नहीं करेंगे। आपको मैं चाहूंगा कि ये मैं टेलीग्राम चैनल पे और जो हमारा ब्लॉग है railwayexam.in, इन दोनों के लिंक दे दूंगा, और वहां जाके इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, एडवाइजर इन रेलवे बोर्ड इज रीडिजाइंड एज ए, ठीक है, ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बी प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सी एडिशनल मेंबर एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो सलाहकार रेलवे बोर्ड में पद का पुनर्पदनामित किया गया है। तो पहला है कार्यकारी निदेशक, दूसरा है प्रमुख कार्यकारी निदेशक, और तीसरा है अतिरिक्त सदस्य, और इनमें से कोई नहीं। तो जो अभी किया गया है इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं, रेलवे बोर्ड आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, तो उसकी भी आई बटन में मैं दे दूंगा, तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 62 को देखते हैं। इन विच फाइनेंशियल ईयर रेलवे बजट मर्ज्ड विथ जनरल बजट। तो पहले क्या था कि रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था 1924 में,
ठीक है। फिर 92 ईयर्स बाद 92 ईयर्स बाद 21 सितंबर 2016 को जो हमारी कैबिनेट थी, मोदी सरकार की कैबिनेट, यानी मोदी पीएम मोदी सर की कैबिनेट थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई चलो अब हम इनको अलग कर देते हैं। ये देवराय कमेटी और एक और सदस्य हैं, उनके रिकमेंडेशन पे ऐसा किया गया था। ठीक है। तो ये 92 ईयर्स बाद इसको इस तरह ये किया गया कि भाई चलो अब इसको अलग कर दिया जाए। और जो फर्स्ट मतलब कंबाइन जनरल बजट एंड रेलवे बजट जो कंबाइन करके जो प्रस्तुत किया गया था, उनको लेट जो श्री अरुण जेटली जी थे, बीजेपी लीडर जो थे, वो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो बने, जो 2017 में उन्होंने बजट को पेश किया। तो सितंबर 2016 में अप्रूव किया कैबिनेट ने, और जो फर्स्ट बजट हुआ वो 2017 में हुआ। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 2017-18, क्योंकि ये जब हमारा पेश हुआ तो उस वक्त, तो ये बाकी जो है ये आपके किसी काम के नहीं है। तो ठीक है। तो ये आपको मैंने जो बताया इसे आप अगर ये है तो हेडफोन लगा कर सुन लीजिए, अदरवाइज आपको अगर पता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं कई बातें बताता हूँ जो फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे आए हैं उनके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करनी एक ऐसी बात है, शेयर एंड केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि आज का जो माहौल है उसमें आप कैसे बताएंगे कि आप किसी का केयर करते हैं। तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव चीजें कीजिए, आपको अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 63 को सॉल्व करते हैं। Which of the standard form is required to be used for issuing of order deemed suspension? तो अब देखो मैंने पिछले कई वीडियो में मैंने बताया है कि जो ऐसे फॉर्म होते हैं ना, उनको आप याद कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा, और ये किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो डीम सस्पेंशन की बात कर रहे हैं तो ये SF2 में आता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर ये कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इजी क्वेश्चन है, इसमें किसी तरह की दिमाग की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जैसे SF1 के पास जाएंगे तो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है, ठीक है। SF2 के पास ऑर्डर ऑफ ड्यू सस्पेंशन है। SF3 है सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय सस्पेंडेड एम्प्लॉय, क्योंकि उनको निर्वहन भत्ते लेने की जरूरत है तो उनको लिख के देना पड़ता है कि भाई हम कहीं और इंगेज नहीं है। SF4 रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन है। तो ये चारों के चारों आपको लगातार भी दे सकते थे, लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें इसी तरह के दिए गए हैं, तो उनको एज इट इज आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 64 को देखते हैं। एक और जो क्वेश्चन नंबर 62 है उसमें एक और बात हुई थी उस दौरान। द कैबिनेट ऑल्सो डिसाइडेड टू डू अवे विथ प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो उन्होंने उसको हटा दिया था इन बजट 2017-18 एंड रिप्लेस विद द कैपिटल एंड रिसिप्ट। कैपिटल एंड रिसिप्ट, इस बात को लेके उन्होंने एक ये किया था, क्योंकि पहले प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हुआ करते थे, तो उनको रिप्लेस कर दिया था कैपिटल एंड रिसिप्ट से। तो ये 2017-18 की जो बजट थी उसकी हाइलाइट्स थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। 64 जो है एक इंपॉर्टेंट है, रीएम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑफ ACM चार्ज अंडर डिमांड। तो जो डिमांड है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर फाइनेंशियल रूल पढ़ रहे हैं और आप ACM या एओम AD किसी भी ग्रुप बी पोस्ट के लिए जाते हैं, तो ये फाइनेंशियल रूल के अंदर जो डिमांड नंबर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप याद कर लें, और वैसे मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। डिमांड नंबर 3 है जनरल सुपरिटेंडेंट एंड सर्विस ऑन रेलवे। ठीक है। डिमांड नंबर 8 है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट। 9 है ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ टैरिफ। ठीक है। अब यहाँ पे 10 नहीं है, तो 10 में बताऊं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ फ्यूल, यानी कि ये है वो है।
और 11 जो है वो स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज है। तो जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो स्टाफ एंड वेलफेयर एमिनिटी में वहां से पैसे लिए जाएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स अगेन रेलवे बजट इज पार्ट ऑफ ए जनरल बजट। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 62 को सॉल्व किया था, उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया था कि 92 इयर्स बाद इनको अलग किया गया है। ठीक है, तो ये एक सही आंसर है, क्योंकि किसी चीज के बारे में थोड़ी सी भी आपने पढ़ा है तो वो उसके साथ कंबाइन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो इसमें जो अकाउंट कमेटी में होते हैं 22 होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए 20, बी 22, सी 24 एंड डी 26। तो हमारे 22 होते हैं, तो यही सही आंसर है। Public Account Committee is one of the parliamentary committee that examine the annual audit reports of CAG, which the President lays before the Parliament of India. ठीक है, तो ये पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको मैं किसी ब्लॉग में डाल दूंगा या फिर इस पर छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। देखते हैं आगे क्या टाइम मिलता है तो इस पर करेंगे काम। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी की एक और खास बात थी, ये फर्स्ट टाइम जो है वो 1921 में अंग्रेजों के जमाने में बनी थी। ठीक है, उसके बाद भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान वालों ने पहले बनाया, उसके बाद हम लोगों ने बनाया था 1950 के करीब। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी को मैंने और भी कहीं 2-3 जगह एग्जाम के पर्पज से इनको यूज करते हुए देखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 67 को देखते हैं। वेवर और रिफंड ऑफ वारफेज चार्ज ऑफ ₹5 लाख पर वैगन कैन बी सैंक्शन एट द स्टेज ऑफ ए DRM, बी सीनेडिशियम, सी एजीएम एंड डी इज PCCM। तो जो यहाँ पे आंसर होगा वो एजीएम होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, ग्रॉस रिसिप्ट इंक्लूड द फिगर्स। तो सबसे पहले तो ग्रॉस रिसिप्ट है क्या वो जानना जरूरी है। तो ग्रॉस रिसिप्ट इज द अर्निंग विच आर एक्चुअली रियलाइज्ड ऑन द अकाउंटिंग पीरियड are known as a gross receipt. These are also included in coaching earnings, goods earning and sundry earnings. ठीक है, अब कोचिंग भी है, गुड्स भी है, सनड्राई भी है, तो उस हिसाब से जो ऑप्शन देख लेते हैं, पैसेंजर गुड्स एंड अदर सनड्राइज। ठीक है, इसमें कोचिंग नहीं है। बी है पैसेंजर गुड्स अदर कोचिंग ओनली, इसमें सनड्राइज नहीं है। ओके, अब सी को देखते हैं, पैसेंजर गुड्स अदर कोचिंग्स एंड सनड्राई ओनली। तो यहाँ पे डी को ऑप्शन देखते हैं, अदर सनराइज अदर कोचिंग्स गुड्स पैसेंजर एंड अदर टैरिफ सस्पेंस, यानी कि ये सब चीजें। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा ये मेरे हिसाब से सही लग रहा है मुझे। ठीक है, आप बताइए आपको क्या लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 69 को देखते हैं। द फॉलोइंग अकाउंट्स आर सबमिटेड टू पब्लिक अकाउंट कमेटी विच इज ए पार्लियामेंट्री कमेटी। ओके, ऑप्शन ए है कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट्स, बी फाइनेंस अकाउंट्स, सी एप्रोप्रिएट अकाउंट्स एंड डी ब्लॉक अकाउंट्स। तो इसमें जो है ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ना, ये सही आंसर हुआ। हमारा सी जो ऑप्शन है ये सही होगा।
हिंदी में देखें तो निम्न खातों को लोक लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाता है, जो संसदीय समिति है। पूंजीगत व रेवेन्यू खाते को, वित्तीय खाते को, विनियोग खाते को और ब्लॉक खाते को। तो विनियोग खाता जो होता है ना, वो उनको प्रस्तुत किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। बार, BAR बार स्टैंड फॉर, ओके। इसमें बेसिक एनालाइज रेट, बुक एनालाइज रेट, बुक एवरेज रेट एंड नॉन ऑफ द एबव। तो जो सही आंसर है बुक एवरेज रेट होता है, ये सही आंसर है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सेक्शन बी को हमने कंप्लीट कर दिया है और अगली जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड है उस सेक्शन को भी हम जल्दी कवर करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, और बने रहिए इसी तरह की वीडियो के लिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना, खुद का और अपने परिवार का देखभाल कीजिए। और इस विकट स्थिति से हम बाहर जल्दी निकल जाएंगे और जो हम 2019 के शुरू में या उससे पहले लाइफस्टाइल को जीते थे उससे जल्दी ही प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और डिस्टेंस बना के रखिए, मास्क लगाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।